और हाँ, आपको क्या लगता है कि वो राकेश झुनझुनवाला जी जो थे वो 5,000 के 5 लाख बना दिए कि 5,000 के 50,000 बना दिए? नहीं, उन्होंने समय समय पे नया पैसा ऐड करते गए। वो ऐसा नहीं किए कि एक ही 5,000 को वो 10 बार घुमा दिए और 5,000 का 50,000 बना दिए, 5,000 का 5 लाख बना दिए, फिर 5 लाख से वो 1 करोड़ बना दिए। नहीं, उन्होंने। नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में स्टॉक मार्केट की एक ऐसी बेसिक चीज़ पे बात करने वाले, लॉस से। क्योंकि थोड़ा सा जब लॉस होता है ना किसी इन्वेस्टर को, तो काफ़ी घबरा जाता है। ठीक है, उसको अगर 50, 60, 100 रुपये अगर स्टॉक के बाइंग प्राइस से अगर वो प्राइस नीचे आ गया, सपोज उसने स्टॉक को 500 रुपये पे ख़रीदा है और 400 रुपये पे जब आ जाता है ना, वो काफ़ी घबरा जाता है। या 450 पे भी आएगा तो काफ़ी घबरा जाएगा, या 480 भी आ गया तो काफ़ी डर जाएगा। इसके ऊपर ही इस वीडियो में बात करने वाले, और शायद ये वीडियो देखने के बाद आपका डर निकल जाए। मेरे ख्याल से आपका डर पक्का निकल जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। तो आराम से वीडियो को देखो, नॉर्मल वॉइस में देखना, और ईयरफोन पे मेरे ख्याल से मत देखना, क्योंकि बैकग्राउंड में आपको फ़ैन की आवाज़ सुनाई देगी। तो नॉर्मल आवाज़ में आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप देखो। अब पहले बात कर लेते लॉस के ऊपर। 1-2 पॉइंट में लिख के आया हूँ, उसके ऊपर ही बात करेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आप समझ जाओगे कि हाँ, ये वीडियो तो मेरे लिए। देखो, अभी आपने सपोज 500 रुपये में कोई स्टॉक का प्राइस खरीदा, वो 480 आ गया, तो पहली बात आपको डरना नहीं है। डरना क्यों नहीं है? रीज़न क्या है? रीज़न अपना यही है कि जब अगर हम डरेंगे ना, इसका मतलब हमने स्टॉक किसी से सुन के लिया है, ना कि उस पर स्टडी करके लिया है, ठीक है। अगर हम अपना खुद का दिमाग लगा के, खुद का स्टडी करके, यूट्यूब पे, ठीक है, हम ढेर सारी वीडियोस देख के, बाद में उसका बिज़नेस समझ के और उसके बिज़नेस के नेचर को समझ के अगर हम स्टॉक पे पैसा लगाएंगे ना, तो भाई आप नहीं डरोगे, कभी भी नहीं डरोगे। मेरे कुछ ऐसे स्टॉक है, आईटी से जुड़े हुए स्टॉक थे, मैंने उसमें 2 साल तक एसआईपी किया। सुनो, मैंने उसमें 2 साल तक एसआईपी किया और वो मेरे बाइंग प्राइस से 200-300 रुपया ऊपर भी गया। पर एक टाइम मार्केट में ऐसा आया कि वो मेरे बाइंग प्राइस से 50 रुपया नीचे चला गया। तो सोचो, मैंने 2 साल तक एसआईपी किया और मेरे बाइंग प्राइस से वो 200-300 रुपया ऊपर चला गया। फिर बाद में एक ऐसा समय आया कि मेरे बाइंग प्राइस से वो 50 रुपया नीचे चला गया। तो मैं उसमें ये अपना दिमाग नहीं लड़ाया कि ऊपर बेच के वापस नीचे बाय करूँ, नहीं, मैं टिका रहा था। मेरे को उसमें 30-40% रिटर्न हुआ, मैं एग्जिट हो गया, भले मुझे 2 साल के बाद रिटर्न मिला। तो मेरा क्या रूल था, मैं एक टारगेट लेके चल रहा था कि मेरे को ये टाइम पीरियड में इतना मेरा अगर आ गया, अगर मेरे को टाइम पीरियड भी नहीं, अगर मेरे को 2 साल, 1.5 साल, कभी भी 6 महीने के अंदर इतना % आ गया तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा। सिंपल, मेरा यही फंडा रहता है। बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं सोचता हूँ कि मेरे स्टॉक प्राइस से नीचे चला गया, ऊपर चला गया, नहीं। मैंने जो रेट पे ले लिया वो रेट पे ले लिया, बात ख़त्म। बहुत काफ़ी अच्छा स्टॉक है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ है फ्यूचर में, और अगर मेरे स्टॉक प्राइस से वो नीचे आता है तो फिर मैं एवरेज करने के लिए भी सोचता हूँ। बाकी एक बार ले लिया तो फिर कुछ नहीं करना है, ठीक है। मैं तब तक होल्ड करके रखता हूँ, तब तक टारगेट नहीं आता। बाकी वो मेरा 6 महीने तक भी अगर वो गिरा रहे, मेरे प्राइस से नीचे रहे, तो भी मैं वेट करता हूँ। मैं एक बात ध्यान देना, मेरे किसी भी स्टॉक में एसएल नहीं रहता है, मैं एसएल कभी नहीं लगाता हूँ। मैं सिंपल रीज़न क्या है, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा वीडियो देखो, आपको खुद समझ में आएगा। देखो, मेरे किसी भी वीडियो में एसएल नहीं रहता कि मैं एसएल लगाऊं। क्यों? क्योंकि मेरा घर स्टॉक मार्केट के पैसे से नहीं चलता है। क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो कोई 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ का नहीं है कि मुझे डिविडेंड आ रहा है हर महीने 20-25 हज़ार, कि मैं स्टॉक मार्केट पे बहुत फोकस रहूँ, जो उसमें मतलब वीडियो बनाने में नहीं, मीन्स जो मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। अब सपोज़ मेरी इन्वेस्टमेंट 5 लाख की, एग्जाम्पल के लिए, अब 5 लाख पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँगा? मेरा पैसा देखो, पहली बात मैं आपको बता देता हूँ रूल। आप कितना भी हाथ पाँव मार लो, कितना भी पैर चला लो, हाथ चला लो, इन्फॉर्मेशन जुटा लो, इधर से उधर से न्यूज़ पढ़ लो, ये पढ़ लो, आप हर साल 30-40% से ज़्यादा नहीं बना सकते। ये बात को मानो, आप नहीं बना सकते। इसके सारे रीज़न है, मैं आगे डिस्कस करूँगा। सारी बातें मेरी लिंक होगी, अभी आगे मैं बताऊँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख का 7 लाख 8 लाख बना सकते हो 3 सालों में, ठीक है। आप सोचोगे 5 लाख का मैं 15 लाख बना लूँगा, तो ये इम्पॉसिबल है, नहीं बना पाओगे। क्यों नहीं बना पाओगे? क्योंकि अपने में होल्डिंग की ताकत नहीं है। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गया, अपना जो पोर्टफोलियो, उससे तो अपने को घर नहीं चलाना है, अपने को तो उससे राशन नहीं भरने का है घर का, ठीक है। तो अपने को पोर्टफोलियो पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है
कि मेरा पोर्टफोलियो बढ़े बढ़े बढ़े। और जब हम प्रेशर देते ना तो हम क्या करते, यहाँ से उठाया पैसा इसमें डाला, यहाँ से उठाया इसमें डाला, यहाँ से उठाया इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया। हम पैसा एक जगह रखते ही नहीं, वो घुमाते रहते हैं। और इसमें एक बात याद रख लो, सपोज़ आप अगर ऐसा दिमाग लगाते हो जो मैं अभी बातें बोल रहा हूँ, अगर ये आपके ऊपर अप्लाई होता है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप ऐसा सोचते हो ना स्टॉक मार्केट में कि मैंने 50,000 रुपया एक साइड में निकाल के रखा है, मैंने किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किया, ठीक है, सपोज़ मैंने ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया 50,000। अब आप अगर ऐसा सोच रहे हो ना कि इसमें 50,000 इन्वेस्ट करके इसमें मैं 30% निकाल के फटाफट ये 50,000 में दूसरे स्टॉक में लगा दूँ और उसमें भी 30% निकाल के फटाफट वो 50,000 निकाल के मैं तीसरे स्टॉक में लगा दूँ, उसमें भी 30% निकाल के, तो ऐसा आप साल में केवल 2 बार कर सकते हो। बोलने का मतलब ये कि ये जो 50,000 है ना, आप 2 बार से ज़्यादा नहीं घुमा सकते हो। एग्जाम्पल से भी बताता हूँ, सपोज़ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है। अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैं 50,000 रिलायंस में डाल के फटाफट इसमें 30% बना लूँ, फिर ये 50,000 निकाल के मैं HDFC में डाल दूँ, इसमें 30% कमा लूँ, फिर ये 50,000 निकाल के मैं TCS में डाल दूँ, फटाफट इसमें भी 30% कमा लूँ, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो। एक साल में आप 2 बार कर सकते हो, काफ़ी स्मार्ट रहोगे तब, और मार्केट काफ़ी अच्छे फ्लो में रहेगा, काफ़ी आपने स्टॉक अच्छा पिक किया रहेगा, बहुत मेन समय में पिक किया रहेगा, तो ये सब 2 बार कर सकते हो। 2 बार कैसे कि मान लो आपने TCS, एग्जाम्पल के लिए आपने TCS लिया, उसमें आप 50,000 पे 30% बना लिए, तो ये 30% बनने में ना कम से कम 4-5-6 महीना जाएगा। तो ये आपका एक साल में से 6 महीना गया, बचा 6 महीना। नसीब अच्छा रहा तो 30% देगा। फिर यहाँ से 50,000 निकाल के आपने किसी स्टॉक में डाल दिया, वहाँ पे आपने नसीब बहुत अच्छा है तो आपका 30% बन गया। तो आप अपने पैसे को केवल 2 बार घुमा सकते हो। आई होप आप समझते रहोगे मेरे बोलने का मतलब क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक मार्केट में लोग हैं, वो सोचते हैं ना मैं अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में हर महीने घुमाते रहूं, हर 20 दिन घुमाते रहूं और उससे रिटर्न जनरेट करते रहूं, तो ऐसा नहीं बनेगा पैसा। आप आजमा लो, बुक में लिख लो, क्योंकि ऐसे है स्टॉक मार्केट में बहुत लोग अभी भी, शायद मेरे देखने वाले भी ऐसे 2-3 होंगे भाई, वो सोचते रहेंगे कि मैं अपने एक ही पैसे को, अपने एक ही 50,000 को, एग्जाम्पल के लिए मैंने एक अमाउंट लिया, आप 1 लाख भी पकड़ सकते हो, मैं अपने एक ही 50,000 को मैं 6-7 स्टॉक में घुमा के बहुत पैसा बना लूँगा, तो नहीं कमा पाओगे। आप लिख के ले लो, क्योंकि किसी भी स्टॉक को चलने से पहले उस स्टॉक को 1-1.5 साल पहले से होल्ड करना पड़ता है। अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए भी दिखाऊंगा, रुको, जैसे मैं यहाँ पे एक BSC खोलता हूँ। अब बहुत लोग बोलेंगे ना कि भाई मेरे को ना BSC में पैसा बनाने का है, अब BSC भाग रहा है, क्या मैं BSC को ले लूँ? लोग ये नहीं समझ रहे कि आज BSC भाग रहा है, तो ये जो BSC भाग रहा है, जो BSC में पैसा बन रहा है, वो किसका पैसा बन रहा है? क्या किसी ने जो कल इन्वेस्टमेंट किया उसका पैसा बन रहा है? किसी ने क्या परसों जो इन्वेस्टमेंट किया उसका पैसा बन रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका पैसा, किसका पैसा बन रहा है? यहाँ पे अगर मैं लॉन्ग टर्म चार्ट के फ्रेम पे जाता हूँ 1 साल के, जब ये जो रैली अभी चल रही है ना BSC में, 1 मंथ की, वन मंथ में स्टॉक 70% भाग गया, ये रैली का मज़ा कौन ले रहा है? जो स्टॉक को ये 2,000 रुपये से लेवल से होल्ड कर रहा है। नवंबर में 2023 के नवंबर में स्टॉक का प्राइस था 2,000 रुपये के आसपास, और आज ऑलमोस्ट सितंबर हो गया, ठीक है, ऑलमोस्ट 10 महीना हो गया, तो जिसमें 10 महीना इसको 2,000 रुपये के रेट पे ही झेलने की ताकत थी, जिसको इस स्टॉक को 2,200 के लेवल में 1 साल झेलने की ताकत थी, वही ये रैली का मज़ा ले रहे हैं। समझ रहे हो ना? जो इस पीरियड में झेला रहेगा ना उसने अपनी होल्डिंग, जो बेचारा दिन रात करके सोचता रहेगा अब फायर होगा, अब फायर होगा, अब फायर होगा, उसने मज़ा लिया रहेगा। किसी ने बहुत, किसकी किस्मत अच्छा रहेगा, 1-2 बार तुक्का लग गया रहेगा तो यहाँ पर एंट्री किया रहेगा 2800-2900 के लेवल पे, बहुत किस्मत, वो भी उसने कम क्वांटिटी ली रहेगी। याद रखो, उसने तो भी कम क्वांटिटी ली रहेगी, ये सोच के कि और डीप आएगा तो ऐड करेगा, ठीक है, पर डीप आया नहीं, भाग गया। असली मज़ा किसने लिया? जो ये सारे डीप में देख रहे हो ना, ये जब 2400 था तब लिया रहेगा, जब 2000 आया वापस तो लिया रहेगा, उसके पहले 2000 था तब लिया रहेगा, फिर ऊपर गया रैली में बेचा नहीं रहेगा, फिर बेचा नहीं रहेगा तो फिर बेचारे का प्राइस नीचे आ गया रहेगा, वापस 2300 आ गया रहेगा, 2200, फिर खरीदा रहेगा, फिर वो रैली का मज़ा लेता रहेगा।
अब बहुत लोग जब RVNL भाग रहा था, 1 मिनट में दिखाता हूँ, समझाता हूँ सारी बातें, टेंशन मत लो। जब RVNL में पैसा बना, किसका बना? जिसने ये मान लो 200-300 रुपये के लेवल पे एंट्री ली, उसका पैसा बना। किसी ने नहीं लिया रहेगा 300 के लेवल पे एंट्री, मैं लिख के देता हूँ। किसी ने लिया भी रहेगा एंट्री तो बहुत कम क्वांटिटी लिया रहेगा। अगर आप इसमें RVNL में अगर क्या बोलते हैं 10,000 का 15,000 बनाते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो कुछ वर्थित भी नहीं है। असली किसने मज़ा लिया रहेगा RVNL के रिटर्न्स का? जो ये पीरियड में होल्ड करके रखा रहेगा ना। ये देखो, ये 2022 में जब 30 रुपये का था तब से लेके, और ये 2023 में नवंबर के जब ये 150 रुपया, ये 150 और 30 रुपये के बीच में जिसने होल्ड करने की ताकत रहेगी ना 2 साल का, उसने असली मज़ा लिया रहेगा इसमें रैली का, समझे? कोई नया किसी ने नहीं लिया रहेगा, केवल पुराने लोगों ने लिया रहेगा। इस बात को ध्यान देखो, आप आजमा लो। अगर मान लो कि इतना रैली दे दिया स्टॉक ने, ठीक है, इतना दे दिया, और आप सोचोगे कि हमको भी अब आने वाले इसके रैली में मज़ा लेना है। आपने अगर 470 पे एंट्री ले लिया सपोज़, तो क्या अभी भागते ही जा रहे क्या तुरंत? नहीं ना, आपको भी पेशेंस दिखाना पड़ेगा। आपको भी 400, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं एग्जाम्पल बता रहा हूँ तो स्टॉक काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं, एग्जाम्पल के लिए। अगर आप 470 पे इसमें आप एंट्री कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि मेरे को इसमें मज़ा लेने का है रैली में, तो मज़ा कब लोगे? जब आप इसमें 1 साल 1.5 साल अब आप रुकोगे, तब ये भागेगा अब आगे। तो ओवरऑल बोलने का मतलब ये है कि होल्डिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, होल्डिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, होल्डिंग करना ही पड़ेगा। अगर मैं IRFC दिखाऊं, आई होप अब आप समझते रहोगे कि मेरे बोलने का मतलब क्या है। अगर मैं दिखाऊं RVNL, इधर 5 साल का मैंने चार्ट ओपन कर लिया है। अब इसमें रैली का किसने मज़ा लिया रहेगा? जिसने 154 पे या जिसने 90-100 रुपये पे किसी ने एंट्री की रहेगी क्या? किसी ने नहीं की रहेगी। पूछो क्यों? क्योंकि जब 30-35 पे इन लोग ने नहीं पूछा, तो भाई 100 रुपये में घंटा कोई पूछेगा? नहीं पूछेगा। जब मैं किसी स्टॉक को 30 रुपये पे नहीं वैल्यू दे रहा हूँ, तो मैं क्या उसको 90 रुपये पे दूंगा क्या? आप सोचो, मैं किसी स्टॉक में 50,000 लगाने के लिए रेडी नहीं हूँ जब उसका प्राइस 30 रुपये है। क्योंकि देखो, 30 रुपये पे ना बहुत समय से था, 2-3 सालों तक था। जब मैं 3 साल पहले इस स्टॉक में 50,000 लगाने के लिए रेडी नहीं था, जब ये 30 रुपया था, तो क्या मैं अब इसमें पैसा लगा दूंगा क्या 150 रुपये के रेट से? नहीं लगाऊंगा। तो असली रैली का मज़ा किसने लिया? जब जिसने 3 साल से इस स्टॉक को 30-35-40 रुपये पे पकड़ के रखा था, उसने असली मज़ा लिया। तो हर स्टॉक की यही कहानी है। टाइटन का किसने मज़ा लिया? राकेश झुनझुनवाला सर ने मज़ा लिया, क्योंकि उन्होंने 22-23 रुपये से पकड़ के रखा था, समझ रहे हो? CDSL का मज़ा किसने लिया? CDSL का मज़ा लिया BSC ने, क्योंकि BSC ने बहुत पहले से उसको होल्ड करके रखा था। समझ रहे हो ना मेरी बातें? आज स्टॉक मार्केट में कौन मज़ा ले रहा है? जिसने लॉकडाउन और कोरोना के पीरियड से स्टॉक को होल्ड करके रखा है, वो मज़ा ले रहा है। और आने वाले टाइम में कौन मज़ा लेगा? जो आज होल्ड करके रखेगा। 2026-27 में कौन मज़ा लेगा? जो आज होल्ड करके रखा रहेगा। आज गोल्ड का प्राइस 80,000 पहुँच गया, एग्जाम्पल, ठीक है, 4-5 हज़ार ऊपर नीचे छोड़ दो। आज गोल्ड का प्राइस 80,000 रुपया पहुँच गया, तो मज़ा कौन ले रहा है? जिसने गोल्ड को 40,000 रुपये में ख़रीद के रखा है, 30,000 रुपये में ख़रीद के रखा है। पर उसने क्या कल ही ख़रीद लिया क्या 40,000 में? नहीं, उसने पिछले 5-6 सालों से ख़रीद के रखा है। और जो आज के डेट में गोल्ड को ख़रीद के रखे, वो आज गाली देंगे गोल्ड को कि अरे यार 80 पे लिया हो, अब तो भाग ही नहीं रहा है गोल्ड, अब तो भाग ही नहीं रहा, अब तो भाग ही नहीं रहा है। अरे तुमको भी करना पड़ेगा होल्ड। सेम स्टॉक के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर कोई स्टॉक भाग रहा है, भागने के बाद उसमें करेक्शन आ रहा है, और करेक्शन आने के बाद वो स्टॉक 1 साल तक एक ही रेंज में, तो डरो मत, कुछ टेंशन मत लो, वो करेक्शन का पीरियड निकलने दो। जब करेक्शन हो जाएगा तो वो भी भागेगा। जैसे VST इंडस्ट्री में आपको यहाँ पे दिखाऊँ, एक सेकेंड, जैसे मैं आपको VST इंडस्ट्री दिखाऊँ ये देखो, अब इस कहाँ गया इसका भाई चार्ट? अब स्टॉक यहाँ पे देखो, अरे यार ये लगता है कुछ ग्लिच है क्या इसमें? शायद ग्लिच है, ठीक है, ले लेता हूँ। अब VST इंडस्ट्री बीच में 20-20, 10-10% भाग रहा था, ठीक है। अब मान लो VST इंडस्ट्री यहाँ से भागा, कहाँ से?
290 से भाग के ये अराउंड 300 रुपया पकड़ते, 300 रुपये से पकड़ के अराउंड ये 500 रुपये तक गया, ठीक है। तो इसमें मज़ा किसने लिया? जिसने 300 रुपये से पकड़ के रखा है। अब नेक्स्ट इसमें मज़ा कौन लेगा? जो इस रेट पे पकड़ के रखेगा, जो इस रेट पे पकड़ के रखे रहेगा उसको अभी नेक्स्ट आने वाला मज़ा आएगा। पर ये अभी आपने पकड़ा है तो इसमें अभी करेक्शन होगा 1 साल तक, ठीक है। अब 1 साल बाद वाला फ्यूचर वाला आदमी क्या बोलेगा कि अरे भागता ही नहीं है, और वो टाइम पे हम क्या बोलेंगे कि भाई हमने होल्ड किया था बहुत पहले से, तब आज हम मज़ा ले रहे। तो होल्डिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस बात को ध्यान देना। और एक और बात मैं बता देता हूँ, मेरे किसी भी स्टॉक में स्टॉप लॉस नहीं होता है और टाइम पीरियड नहीं रहता है कि यही टाइम पीरियड में आ जाएगा। अगर हम, वैसे तो मेरे किसी भी स्टॉक में बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का ध्यान देना। पर हम किसी भी स्टॉक को जब शेयर करते हैं ना, तो मेरा टाइम पीरियड नहीं रहता है कि भाई वो 1 महीने में ही चल जाएगा या 10 महीने में चल जाए। नहीं भाई, कभी भी चल सकता है, क्योंकि स्टॉक को आप और हम नहीं चलाते, केवल बड़े लोग चलाते। और बड़े लोगों के माइंड में क्या है, उनके झोली में कितना पैसा है, वो अपना पैसा स्टॉक में कब डालेंगे, उनको बूस्ट कब करेंगे, वही जाने, कोई नहीं जान सकता। तो हम क्यों सर लड़ाए? और अपने को तो ये स्टॉक मार्केट के पैसे से अपने को तो घर अपना डिपेंड है नहीं, जो अपन इस पर फोर्स लगाए कि तू रिटर्न्स दे, तू रिटर्न्स दे, इसमें से निकाल के उसमें डाला, उसमें निकाल के इसमें डाला, पता चला कि ये भागने लगा तो इसमें से निकाल दिया, और इसमें से जब निकाल दिया तो ये भी भागने लगा। तो इस बात को समझो, होल्डिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओवरऑल बोलने का मतलब यही है कि आप अगर अच्छा स्टॉक पिक करके बैठे हो तो उसको थोड़ा टाइम दो। और सपोज़ उसको टाइम देने के बाद भी नहीं चल रहा है, सपोज़ 1 साल टाइम दिया, नहीं चला, अच्छा स्टॉक है तो ज़रूर चलेगा, इस बात को ध्यान देना। सपोज़ नहीं चला तो वो आपके बाइंग प्राइस से आगे पीछे ही रहेगा अच्छा स्टॉक, इस बात को ध्यान देना। निकल जाओ ना, सीखने को मिलेगा कुछ, निकल जाओ, नहीं बन रहा है पैसा, निकल जाओ, सीखने को मिलेगा। आपको भी समझ में आएगा कि जो सामने वाले ने कोई स्टॉक जब बताया तो वो कितना पानी में, उसका ज्ञान कितना पानी में, उसका नॉलेज कितना पानी में, ठीक है। तो फिर आप अपना भी दिमाग लगाना चालू करोगे। ये जो भी मैं जिसकी वीडियो देखता हूँ, या सपोज़ मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरे स्टॉक कोई चल ही नहीं रहे, तो आपको भी समझ में आएगा ना कि इसके पास कितना ज्ञान है। तो आप अपना ज्ञान लगाओगे, अपना दिमाग लगाओ कि नहीं, अब से हमको अभी अपना दिमाग लगाना है। तो आपको एक नया कुछ सीखने के लिए, नया चीज़ सीखने के लिए मिलेगा कि नहीं, स्टॉक मार्केट में किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, किसी के ज्ञान पे डिपेंड नहीं रहना है। कोई अगर ज्ञान दे रहा है तो वो अपना ज्ञान दे रहा है, उसके ऊपर पर्सनल क्या बीता उसके हिसाब से उसने बताया। ऐसा भी स्टॉक मार्केट में होता है कभी कभी, तो उसने वो बातें शेयर की, तो वो सारी बातें ध्यान दे के हमको स्टॉक मार्केट में चलना है, तो उसने उस हिसाब से ज्ञान बताया। जो मैं अभी ज्ञान बता रहा हूँ, जो आपको मैं अभी ज्ञान बांट रहा हूँ, तो मैं जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। तो मेरे बोलने का मतलब ये नहीं कि आप मेरे ज्ञान के ऊपर डिपेंड रहो और मेरे ज्ञान के बेस पे आप चलो, नहीं। मेरे ज्ञान बताने का मतलब यही है कि ऐसे सारे चीज़ भी होते हैं स्टॉक मार्केट में, तो ये सारे नॉलेज भी रख के दिमाग में आप चलो आगे, ठीक है, कि होल्डिंग पीरियड रखना पड़ता है तभी स्टॉक में हम अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो ये सारी बातें जो मैं अभी ज्ञान दे रहा हूँ ना, ये सारी ज्ञान हमको ध्यान में रख के आगे चलना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी बातें होती है, ध्यान दो। जैसे कि ये देखो बीएससी है, बीएससी में बता ही दिया एग्जाम्पल के लिए। बाकी और भी कुछ पॉइंट नहीं है। अगर कुछ पॉइंट छूट गया रहेगा तो आप कमेंट कर दो। किसी का कुछ बचा खुचा रहेगा, कोई सोचता रहेगा कि मेरे ये पॉइंट भी क्लियर कर दो, मैं इसमें बहुत कंफ्यूज हूँ, इस बात में भी क्लियर कर दो, तो मैं आपको क्लियर कर दूँगा, ठीक है। और ये तो मैं बहुत बार कमेंट में बता चुका हूँ कि हर स्टॉक का बिजनेस नेचर अलग रहता है, ध्यान देना। आईटी 700 दिन तक नहीं चला, मतलब 2-2.5 साल तक नहीं चला आईटी, उठा के देख लो चार्ट, पर अब चलना चालू हुआ है, अब उसमें रैली आई है। तो उसका एक टाइम साइकिल था कि भाई मैं 2 साल तक नहीं चलूँगा, अब मेरा टाइम आ गया अब चलने का, अब मैं चलूँगा। तो मज़ा कौन लिया आईटी सेक्टर में? जिसने टेक महिंद्रा 1100 के लेवल पे पकड़ के रखा है। मज़ा कौन लिया आईटी में? जिसने HCL टेक को 1200-1300 के लेवल पे पकड़ के रखा है। मज़ा किसने लिया इन्फोसिस में? जब वो डीप आया और बहुत टाइम से वो स्टॉक का प्राइस 1400, 1450, 1500 पे रुका था, उसने मज़ा लिया। OFSS, ओराकल फाइनेंस, उसमें मज़ा किसने लिया? जिसने उसको 4000 पे और 3000 के लेवल पे 2-3 साल तक होल्ड करके रखा था, उसने मज़ा लिया आईटी में, आईटी के स्टॉक में। तो मज़ा वही लेगा जो होल्ड करेगा। अब आप बोलोगे कि मैं अभी 1 महीना हो गया स्टॉक को बाय किए,
और भाई इसको फायर होना चाहिए, फायर क्यों नहीं हो रहा है, तो भाई ऐसा नहीं होगा, आप नहीं कमा पाओगे पैसा, इस बात को ध्यान देना। और सबसे मेन बात को ध्यान देना, जो आप पैसा घुमाते हो ना, कि यहाँ से थोड़े रिटर्न्स बना के यहाँ पे घुमा दिया, वो साल में केवल दो ही बार घुमा सकते हो। 30-20% के रिटर्न के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि मैं फटाफट ये इसमें पैसा घुमा या CDSL ख़रीद लिया, CDSL ख़रीदने के बाद इसमें से प्रॉफिट लेके फिर मैंने BSC भी बाय कर लिया, तो ऐसा आप 2 ही बार कर सकते हो, अपने पैसे को घुमा सकते हो। आप सोचोगे कि 10 बार घुमा दूंगा, ये फटाफट बाय करके ये सेल कर दिया, ये फटाफट बाय करके ये सेल कर दिया, तो नहीं होगा ऐसा, इस बात को ध्यान देना। बाकी 1-2 पॉइंट मेरे छूट रहे, ऐसा लग रहा है वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है। अगर कुछ पॉइंट और रहेगा आप ऐड करना चाहोगे तो ऐड कर दो कमेंट बॉक्स में, मैं बता दूंगा। यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है, वही सारी पॉइंट लिखा है कि किसी भी स्टॉक में लॉस होता है तो डरो मत, वेट करो, थोड़ा वेट करो, वेट करने में क्या होता है, यही सारे बातें लिखा है मैंने। और बॉटम पकड़ने की कोशिश मत करो, एक बार सेल करने का, हाँ बॉटम पकड़ने की कोशिश मत करो, एक बार सेल करने के बाद स्टॉक को देखो मत, केवल अच्छे स्टॉक में काम करो, ये सारी बातें मैंने लिख के रखा है, ठीक है। और ये भी लिखा है कि स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है, इट मीन ये नहीं कि स्टॉक ख़राब है, और स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक काफ़ी अच्छा है, इस बात को ध्यान दो। और हाँ, एक और पॉइंट ऐड कर देता हूँ, अगर कोई स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है, सपोज़ आज डीमार्ट नीचे गया 8%, तो क्या डीमार्ट के एक स्टोर पे ताला लग गया? क्या तुम्हारे बाजू वाला डीमार्ट बंद हो गया? नहीं, वो स्टॉक के प्राइस पे इफ़ेक्ट हो रहा है, जो भी इफ़ेक्ट हो रहा है उनके बिजनेस पे नहीं हो रहा है। TCS अगर उस दिन 2.5-3% गिर गया, सपोज़ TCS 1 मंथ में 10% गिर गया, तो क्या TCS के ऑफिस पे ताला लग गया? कि TCS का 10 कंप्यूटर बंद हो गए? क्या TCS का बेंगलोर वाला ऑफिस बंद हो गया कि मुंबई वाला ऑफिस बंद हो गया? नहीं, बिज़नेस का रिज़ल्ट नंबर ख़राब आए जिसके वजह से स्टॉक के प्राइस पे इफ़ेक्ट हुआ, ना कि बिज़नेस पे हुआ। एम्प्लॉय भी उतने हैं, बिज़नेस भी वैसे ही चल रहा है, रोज़ लाइट बत्ती उतना ही जला रहे हैं, लाइट बिल भी उतना ही भर रहे हैं, पैसा भी उतना ही कमा रहे हैं, नए एम्प्लॉय उतना ही आ रहे हैं, समझ रहे हो? स्टॉक के प्राइस के मूवमेंट जब होती है ना ऊपर नीचे, इट मीन ये नहीं कि स्टॉक का प्राइस अगर 10% भाग गया तो इनके अब उसी टाइम पे 10 स्टोर खुल गए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर 10% गिर गया इसका मतलब ये नहीं कि इनके 10 स्टोर बंद हो गए, नहीं भाई। जो नंबर और न्यूज़ रहता है उसके वजह से थोड़ा नेगेटिव मतलब मार्केट में बात फैलती है, जिसके वजह से स्टॉक का प्राइस वॉलेटाइल ऊपर नीचे होता है, स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे होता है, ना कि कोई उनकी दुकान बंद हो गई, शॉप बंद हो गई, ऐसा नहीं होता है, इस बात को ध्यान दो। अगर कोई पॉइंट छूट गया रहेगा तो आप कमेंट भी कर सकते हो, मैं ज़रूर बता दूंगा। और जब लंबी वीडियो बनाते तो बहुत सारी पॉइंट छूट जाती है, और मैं सोचता हूँ ना ज़्यादातर लंबी वीडियो ना बने, क्योंकि लंबी वीडियो ज़्यादा लोग नहीं देखते, ठीक है। इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। और जो भी मैंने अभी इम्पोर्टेंट बातें बताई उसको ध्यान में ही रख के चलो, तभी सफल हम थोड़ा सफल बन सकते हैं, ठीक है। ध्यान में रख के चलो, अगर आप ध्यान में रख के नहीं भी चलोगे तो आप आजमा लेना खुद से, आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। और हाँ, आपको क्या लगता है कि वो राकेश झुनझुनवाला जी जो थे वो 5,000 के 5 लाख बना दिए कि 5,000 के 50,000 बना दिए? नहीं, उन्होंने समय समय पे नया पैसा ऐड करते गए। वो ऐसा नहीं किए कि एक ही 5,000 को वो 10 बार घुमा दिए और 5,000 का 50,000 बना दिए, 5,000 का 5 लाख बना दिए, फिर 5 लाख से वो 1 करोड़ बना दिए। नहीं, उन्होंने हर समय नया नया पैसा ऐड करते गए। तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं अपने 50,000 को 50 बार घुमा के उसको 5 लाख बना दूंगा, तो ये इम्पॉसिबल है, इस बात को ध्यान देना। आपको हर महीने नया पैसा ऐड करना होगा अच्छी खासी वेल्थ बनाने के लिए। अगर आप किसी स्टॉक में 50,000 लगाते हो, आप सोचोगे कि इसी पैसे को मैं इसी जो स्टॉक में लगाया मैं इसको 50 बार घुमा के और 5 लाख बना दूँ, और क्या बोलते कि 50 लाख बना दूँ, 10 लाख बना दूँ, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपको हर समय नया पैसा ऐड करना पड़ेगा। हर पोर्टफोलियो में हर महीने आपको SIP करके अपने पोर्टफोलियो का साइज़ बढ़ाना होगा। राकेश झुनझुनवाला या कोई भी बड़े इन्वेस्टर है वो उन्होंने भी ऐसा ही किया। ऐसा नहीं कि वो छोटे अमाउंट से स्टार्ट करते तो उसी छोटे अमाउंट को घुमाते रहते, नहीं, पैसा ऐड करते रहते नया। वैसे ही आपको करना पड़ेगा। ये पॉइंट भूल गया था तो वापस मैं शूट कर रहा हूँ एयरफोन लगा के, माइक लगा के। ये पॉइंट अभी मुझे जस्ट याद आया, तो इस बात को ध्यान देना। ये कभी भी गलत फैमिली में, वो जो बोलते हैं ना इंग्लिश में गलत फैमिली, वो मुझे बोलने भी नहीं आता। गलत फैमिली में मत रहना कि मैं अपने 50,000, 1 लाख और 2 लाख 3 लाख को मैं
50 बार 60 बार घुमा के एक इसमें बाय करके उसमें बाय करके इसमें सेल करके उसमें बाय करके मैं 60-70 लाख बना दूंगा, तो ये कभी नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान देना।